नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश प्री के प्रैक्टिस सेट 8 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है NCSC, उसके विषय में विचार करना है। यह एक संवैधानिक संस्था है, तो बिल्कुल यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका अनुच्छेद 338 में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में NCSC की चर्चा की गई है। और प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2004 में हुआ है। तो ये तीनों ही विकल्प सही हो जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का बंद किया गया है और वर्तमान में 5वें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष रामशंकर कटेरिया थे। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NSST के बारे में सही कथन है। अब संविधान के अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का विवरण दिया गया है। तो अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन मिलता है। 89वीं संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे पृथक अस्तित्व निर्मित किया गया है। तो ये दोनों ही सही है। संविधान के 89वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक अस्तित्व प्रदान किया गया था और इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा। और यदि हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 19 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 2004 को अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाघों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व राज्य के किस टाइगर रिजर्व में है। तो बाघों की दृष्टि से जो सर्वाधिक घनत्व राज्य का टाइगर रिजर्व है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़। ये उमरिया जिले में है। इस जिले का भी नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की 1993-94 में हुई थी। तो ये भी याद रखेगा। यदि हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है? मंडला जिले में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला जिले में। ये भी याद रखिएगा। यदि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये छतरपुर पन्ना जिले में है। ये छतरपुर पन्ना जिले में है। ये भी याद रखिएगा। और यदि हम संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये शहडोल, सीधी और सरगुजा जिलों में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शहडोल, सीधी और सरगुजा जिलों में स्थित है। तो ये भी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो गठन किया गया था वो 1950 में कब किया गया था? 1950 में। और इसके अंतर्गत 5 कंपनियां काम करती हैं जो उत्पादन, ट्रांसमीटर तथा बिजली वितरण संबंधी कार्य करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य में कृषि संबंधी कार्य से जुड़े सभी लोगों की दुर्घटना होने पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना को आरंभ किया गया था? तो राज्य सरकार द्वारा जो है वो कृषि समाधान योजना को, कृषक कल्याण योजना को शुरू किया गया था। किसको शुरू किया गया था? कृषक कल्याण योजना को। राज्य में कृषि संबंधी कार्य से जुड़े सभी लोगों को दुर्घटना होने पर आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन से जिले प्रमुख लाख उत्पादन जिले हैं? तो यदि देखें तो इसमें से मंडला, सिवनी और जबलपुर, ये तीनों ही जिले हैं जो लाख उत्पादक जिले हैं। और उमरिया में लाख बनाने का कारखाना भी स्थित है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस स्तर डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो यहाँ पे देखें तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है वो हानिकारक होती है। और 90 डेसिबल का शोर जो होता है बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। यदि इतने शोर से प्रतिदिन 10 घंटे रहा जाए तो वह व्यक्ति बहरा हो सकता है। 90 डेसिबल से ऊपर की यदि ध्वनि सुन रहा है। और 100 डेसिबल के शोर में की प्रबलता समानता यंत्र कारखानों के शोर का स्तर होता है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे यदि हम बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो ये 1928 में हुआ था। और ये बारदोली सत्याग्रह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
गुजरात में हुआ था और ये प्रमुख किसान आंदोलन है और इसके प्रणेता नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो ये भी याद रखेगा। ये कब हुआ था? 1928 में। दूसरा देखें राजकोट, तो राजकोट सत्याग्रह 1938-39 में हुआ था, राजकोट सत्याग्रह। यदि चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह 1917 में हुआ था, चंपारण नामक जिले में। और नागपुर सत्याग्रह की बात करें तो ये 1923 में हुआ था। नागपुर सत्याग्रह 1923 में नागपुर और जबलपुर में ध्वज फहराया गया था। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 देख लेते हैं। 3, 4, 1, 2 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं के व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तो तरल पदार्थों की तुलना में जो ठोस पदार्थों के परमाणुओं का व्यवस्थापन होता है, उसके अवयवी कण होते हैं बहुत बारीकी रूप से सघन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत बारीकी रूप से सघन होते हैं और ये आपस में मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे इनके अवयवी कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मंदसौर के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर है जहां पे दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये जुलाई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और यदि दिव्यांग खेल केंद्र को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किस स्थान से होता है? तो भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 3 का जो उपग्रह का प्रक्षेपण है वो श्रीहरिकोटा से होता है। कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा से। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 27 नवंबर 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्वदेश निर्मित तीसरी पीढ़ी का उपग्रह जो कार्टोसैट 3 है और उसके अलावा अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह को सफलतापूर्वक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया था। यदि कार्टोसैट 3 की बात करें तो इसे PSLV 47 अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। और ये कार्टोसैट को अंतरिक्ष की भारत के अंतरिक्ष की आंख भी के रूप में भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिए, भारत के अंतरिक्ष में आंख किसको बोला जाता है? तो कार्टोसैट 3 को बोला जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो जो बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनमें देखें तो महिला 2020 क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, ये तीनों को ही शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने अप्रैल 2021 में किस समुद्री जीव के लिए अपना पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है? तो ये है मछली। अप्रैल 2021 में मछली के लिए अपना पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है और ये विकसित करने वाली जो कंपनी है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस एक्वाकल्चर है, जिसने ये टीकाकरण को निर्मित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रैल 2021 में टीवी सोमनाथन किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो ये वित्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्तमान भी अभी वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति का एकल संक्रमणी मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक विशिष्ट प्रक्रिया है इसकी, एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरण मत पद्धति को अपनाया जाता है। इसके तहत जो राज्यों के विधायकों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के निर्वाचित जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनके आधार पर निर्भर करती है, उनका ये एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व निकाला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रिप्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ट्रिप्स की बात करें तो ये बौद्धिक संपत्ति अधिकार है। कौन सा है? बौद्धिक संपत्ति अधिकार है। इसे 1994 में
द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड जो गैट था उसके 8वें वर्ष के अंत में ट्रिप्स को तय किया गया था, और जिसमें ट्रिप्स के की हम बात करें तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके द्वारा बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ट्रिप्स किससे जुड़ा है? बौद्धिक संपत्ति अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी समिति संबंधित है? तो मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए, जांच के लिए सच्चर समिति संबंधित है। और यदि हम सच्चर समिति की बात करें तो ये 2005 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 2005 में राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, और इसने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा, जिसका जो उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर में सुधार से संबंधित अध्ययन करना था। और यदि हम श्री कृष्ण आयोग की बात करें तो श्री कृष्ण आयोग का गठन 1992 में हुआ था। ये सांप्रदायिक दंगों की जांच, जो 1992 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उनकी जांच से संबंधित थी। यदि हम रंगनाथ मिश्रा के समिति की बात करें तो ये भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान से संबंधित थी। और यदि नानावती आयोग की बात करें तो ये वर्ष 2000 में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच से संबंधित थे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पुराना क्वेश्चन आ गया है। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट का जो पूर्ण रूप है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यदि लाइनेक्स की बात करें तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यदि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है। जिनके जो स्रोत कोड होते हैं, सोर्स कोड होते हैं, सभी के लिए खुला होते हैं, और ये कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ये निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और सभी के लिए खुले होते हैं। तो लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो यदि यहाँ पे देखें तो कालिदास की मृच्छकटिकम नहीं है, मेघदूतम है, ऋतुसंहारम है, विक्रमोर्वशीयम है। मृच्छकटिकम जो है कालिदास की रचना नहीं है, ये जो है ये शूद्रक की रचना है। याद रखिएगा। शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की। और जो मृच्छकटिकम में जो वर्णन मिलता है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। यदि कालिदास की बात करें तो कालिदास की साहित्यिक कृति में मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम महाकाव्य है। और कालिदास की सर्वोच्च कृति, उनका जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम है। और इसके अतिरिक्त मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम नाटक की भी रचना कालिदास ने की थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ हैं? जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, यदि यहाँ पे देखें तो ये जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी है। सी है इसका राइट आंसर। जोशीमठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। यदि हम ऐसे नक्शे की बात करें तो उत्तर में जोशीमठ आ जाएगा। जोशीमठ उत्तराखंड में है। दक्षिण में हम बात करें तो श्रृंगेरी आ जाएगा, कर्नाटक। यदि हम पूर्व की बात करें तो पुरी आ जाएगा, पूर्व में, उड़ीसा में है। और यदि हम पश्चिम की बात करें, द्वारका, गुजरात में। इस तरह से आदि शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण कराया था। जोशीमठ उत्तर में, श्रृंगेरी दक्षिण में, पुरी पूर्व में और द्वारका पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था। और इस आयोग के जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका बहिष्कार किया। और ये जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया
तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी दिसंबर 1928 में। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान ही लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो भारत के 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य जो हैं वो हैं झारखंड और छत्तीसगढ़। और ये कोयला की बात करें तो कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान 65% है। और यदि हम वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग करें तो 61% जो हमारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व तो कोयले के द्वारा ही पूरा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब पवन चारों ओर से केंद्रीय अल्प बल क्षेत्र की ओर वामावर्ती दिशा में बहती है, वामावर्ती दिशा में बहती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? एक बार और पढ़ लेते हैं, जब पवन चारों ओर से केंद्रीय अल्प दाब क्षेत्र की ओर वामावर्ती दिशा में बहती है तब इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसकी डिटेल देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सब केंद्रीय वायुदाब का क्षेत्र विपरीत होता है और जिसके चारों ओर जो पवन होती है वो वामावर्ती दिशा में बहती है। और इसकी विशेषता यह होती है कि ये सागरी भागों में तो उत्पन्न होती है और ये तटीय भागों तक आते आते समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका उपयोग करता है? इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन को से कनेक्ट करने के लिए ये URL का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? URL का, इंटरनेट रिसोर्स का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर जो उपयोग किया जाता है वो URL है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत पड़ती है? HTML जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसमें निम्न में से किसकी? टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस देश के द्वारा सूडान के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? सूडान का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण चीन द्वारा किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यदि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये अनाईमुड़ी है। भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। और यदि दूसरी सबसे चोटी दोदा बेट्टा है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। और यदि इसकी बात करें तो ये पश्चिमी घाट में केरल राज्य में स्थित है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से सही क्रम की पहचान कीजिए। सही क्रम की पहचान करते हैं तो सबसे पहले इसमें स्रोत आएगा, फिर संदेश आएगा, फिर माध्यम आएगा और फिर संदेशग्राही आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्रोत, संदेश, माध्यम और संदेशग्राही। नेक्स्ट देख लेते हैं, भरहुत स्तूप किस जिले में स्थित है? तो भरहुत स्तूप सतना जिले में स्थित है। किस जिले में? सतना जिले में। और इस स्तूप का निर्माण जो हुआ था 150 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और कालांतर में इस स्तूप में जो शुंग शासक थे उनके द्वारा भी सुधार किया गया है। और यदि इसके स्थल का पता लगाने की बात करें तो कनिंघम ने 1873 में इसका पता लगाया था। ये भी याद रखिएगा। तुमैन अभिलेख राज्य के किस जिले में स्थित है? तो तुमैन अभिलेख जो है राज्य के गुना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुना जिले में। और तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त की शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। और यदि हम कुमारगुप्त के विषय में एक फैक्ट और देख लें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख कलाकार हैं और संबंधित क्षेत्र हैं तो इनका भी देख लेते हैं। बाबा अलाउद्दीन खां ये कौन है? सरोद वादक हैं। बाबा अलाउद्दीन खां कौन है? सरोद वादक हैं। और यदि हम इनकी बात करें तो ये तत्कालीन मध्य प्रदेश में था लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था इनका जन्म। अलाउद्दीन खां का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। और एक सरोद वादक हैं। यदि हबीब तनवीर की बात करें तो ये एक नाटककार थे। हबीब तनवीर कौन थे? नाटककार थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो रायपुर में हुआ था।
बेगम असगरी बाई। बेगम असगरी बाई कौन है? ये ध्रुपद गायक हैं। बेगम असगरी बाई ध्रुपद गायक हैं और इन्हें पद्मश्री, तानसेन सम्मान, अकादमी सम्मान और शिखर सम्मान भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा इन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ध्रुपद गायक से संबंधित है बेगम असगरी। और अन्नू कपूर सभी को पता है, ये नाटक अभिनेता हैं। तो इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4132 बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंदेल वंश किस जनजाति मूल का राजवंश है? तो जो चंदेल वंश है ये गोंड जो है गोंड जनजाति मूल का राजपूत वंश है और ये 18वीं से 12वीं शताब्दी तक स्वतंत्र रूप से राज किया। प्रतिहारों के पतन के बाद चंदेल 9वीं शताब्दी में सत्ता में आए और इनका जो साम्राज्य का विस्तार था वो यमुना नदी से लेकर सागर में मध्य प्रदेश और धसान नदी तक फैला हुआ था। और इनके महत्वपूर्ण किलों की बात करें, सुप्रसिद्ध कलिंजर का किला, खजुराहो, महोबा और अजयगढ़ इनके प्रमुख गढ़ थे। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC का कार्यकाल क्या था? तो भारत के निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष या 65 वर्ष था। 6 वर्ष या 65 वर्ष। यदि निर्वाचन संबंधी बात करें तो ये भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में इसका वर्णन मिलता है निर्वाचन संबंधी। और इनके कार्यकाल की बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो 6 वर्ष 65 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जो UPSC से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। इस संस्था की संवैधानिक स्थिति मौजूद है? तो बिल्कुल, इस जो UPSC है इसकी संवैधानिक स्थिति मौजूद है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर A और B दोनों हो जाएगा। संवैधानिक स्थिति की बात करें तो ये भाग 14 में है। इसमें है भाग 14 में और अनुच्छेद 308 से लेकर 323 में UPSC का वर्णन मिलता है। राज्य और संघ लोक सेवा आयोग की से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 308 से लेकर 323 में मिलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कार्यालय इंदौर में है, बिल्कुल सही है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे हैं, ये गलत हो जाता है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं राजेश लाल मेहरा जी हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं होता? यदि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल और प्रशासक होते हैं इसके। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो गवर्निंग काउंसिल के हिस्सा नहीं होते, याद रखिएगा। भारत की गवर्निंग काउंसिल के हिस्सा भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। इसके अलावा देखें तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक और नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। और यदि नीति आयोग की बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। यह केंद्र और राज्यों के बीच में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के यदि पूरे नाम की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक और तकनीकी परामर्श देना। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं। ये वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू नहीं हैं, वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। इसका आयोग मुख्यालय नई दिल्ली में, तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंजाल, गोई, कुंदी व मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंजाल, गोई, कुंदी और मान जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। और यदि हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के मैकाल श्रेणी से होता है, अमरकंटक नामक जगह से। इसमें 41 इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कितनी हैं? 41 सहायक नदियाँ हैं। और ये नदी जो है नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। और इस नर्मदा नदी का एक फैक्ट और है कि यह डेल्टा नहीं बनाती, अश्चुरी का निर्माण करती है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्न का भंडार कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र, मालवा का पठार है, इसे अन्न का भंडार कहा जाता है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और यह पठार डेक्कन ट्राइब का भी भाग है। इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा निर्मित पठार है, लावा द्वारा इसका निर्माण हुआ है और ये मध्य प्रदेश के अन्न का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? तो जो सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिले हैं ये नीमच और मंदसौर हैं। कौन से जिले हैं? नीमच और मंदसौर। और जो अफीम का उपयोग है ये औषधियों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन से जिले ज्वार गेहूं के प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ज्वार गेहूं के रूप में भिंड, मुरैना और श्योपुर प्रसिद्ध है। कौन से जिले? मध्य प्रदेश का जो पूर्वी वाला भाग है, भिंड, मुरैना और श्योपुर, चंबल नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ये प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना संबंधित है। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना जो है वो श्रमिक वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रमिक वर्ग से। और ये श्रमिक वर्ग के परिवारों के कल्याण से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त मातृत्व सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन और बिजली बिल माफ़ी जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। और इसको 2018 में शुरू किया गया था, बीच में बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा जो वर्तमान सरकार आई थी तो दोबारा शुरू किया इसे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जीवन रेखा प्रांतीय या राजमार्ग कहलाते हैं, प्रांतीय या राजमार्ग कहलाते हैं। और इनकी लंबाई यदि की बात करें यदि हम मध्य प्रदेश में, तो ये 11,389 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोरियालिस बल पर अधिकतर जो होता है, कोरियालिस बल कहाँ पर अधिकतम होता है? तो जो कोरियालिस बल होता है ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। और यदि इसकी बात कर लें तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी बल जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान वस्तुओं को दाहिने तरफ, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उत्तरी गोलार्ध के गतिमान वस्तुओं के दाहिने तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध के बाएं ओर विक्षेपित करती है। और इसके कारण एक बल जो पैदा होता है उसे ही कोरियालिस बल कहते हैं। और कोरियालिस बल जो होता है विषुवत रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये भी याद रखिएगा कि यह कोरियालिस बल कहाँ पर शून्य होता है? तो विषुवत रेखा में शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इस तरह से हमने आज एमपीपीएससी प्री के 50 क्वेश्चनों का एक सेट के विषय में चर्चा किया है और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।